नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो वीडियो के फॉर्म में मैं बहुत लंबे समय से आप लोग के बीच में नहीं आ रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के फॉर्म में मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। और लाइव सेशन तो मेरा डेली चलता है, आप जानते होंगे 9 PM के आसपास जो है मैं डेली लाइव आता हूँ। और बाकी आप लोग मुझे जानते होंगे, डिकोड एग्जाम पर सुबह सुबह 8 बजे हमारी आपकी मुलाकात करंट अफेयर्स के साथ होती है। तो आप लोग उन वीडियो को जरूर देखते होंगे डिकोड एग्जाम पर। नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बड़ा लाभदायी सिद्ध होगा। आज का जो टॉपिक हमारा है बहुत ही अच्छा है टॉपिक, क्योंकि एक वैकेंसी आई हुई है। 22 दिसंबर को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने एक नोटिफिकेशन जारी किया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, यानी कि सीधी भर्ती का। और उस सीधी भर्ती में कई सारी पोस्टें मेडिकल डिपार्टमेंट की रही हैं। उस मेडिकल डिपार्टमेंट के बीच में एक पोस्ट आपके लिए बड़ी बेहतर रही है, जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का। दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी लगभग मुझे याद है शायद 2016-17 से मैं इसको सुन रहा था कि आ रही है वैकेंसी, आ रही है। और आते आते 2025 की लास्ट, अब 26 ही मान लीजिए, ठीक है। तो इतने लंबे टाइम के बाद ये वैकेंसी आपके लिए आई है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या वर्क होता है, क्या कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपसे मैं बहुत ही स्पष्टतापूर्वक मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अगर आप सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो के साथ साथ में लाइक करने के साथ साथ में हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपकी प्रिपरेशन को लेकर के, लाइक यूपीएससी, पीसीएस और बीपीएससी या जितने भी अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनकी अगर आप तैयारी करते हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आप मुझे जो है सुन सकते हैं। और मेरी बातों से आपको जो है अपनी स्टडी में एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको स्टडी में कोई भी इश्यूज होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, या डिकोड एग्जाम पर कोई कोर्स आदि आपको लेना है, कुछ भी ऐसा है, तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जब भी लगे आपको कुछ भी परेशानी है, नॉट ओनली स्टडी, अगर आपको लगता है कि कोई भी इशू है जो आपको परेशान कर रहा है, आप उससे हताश हैं और आपकी स्टडी में उससे एक जो है एक बड़ा जो है झटका लग रहा है, या आप यूं कह लीजिए कि आपकी स्टडी उससे नहीं हो पा रही है, तो आप निसंकोच होकर के हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए उस वैकेंसी की हम बात करते हैं जिसके बारे में आपसे अभी मैं चर्चा कर रहा था। वैकेंसी का नाम है शिक्षा स्वास्थ्य अधिकारी, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के नाम से दरअसल हम इस पोस्ट को जानते हैं। क्या योग्यता रहने वाली है, फॉर्म कब से फिल होने वाला है, ये सारी बातें मैं आपसे भी शेयर करने वाला हूँ। दरअसल फॉर्म फिल होना तो आपका स्टार्ट हो गया, और जनवरी लास्ट इसकी जो है डेट है, संभवतः 29 शायद आई थिंक डेट है इसकी, है ना। 29 मतलब लेट पेमेंट वगैरह सब कुछ करके, मतलब जो भी चीज़ें हैं संशोधन आदि करके, ठीक है। तो आप एक काम, 22 से 22 डेट है, 22 दिसंबर से शायद 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। लेकिन उसकी पहली चीज़ सबसे अहम है कि अगर आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का पहली बार फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो उसके लिए आपको ओटीआर करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। जब तक आप ओटीआर नहीं करेंगे तब तक आप जो है लोक सेवा आयोग का कोई भी फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, आपके मार्कशीट, आपकी डिग्रियां, ये सारी चीज़ें अपलोड होगी वहाँ पर, आपका एड्रेस और बाकी जो भी चीज़ें बेसिक जो डिमांड करता है वो सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी होगी। ओटीआर आप कर देंगे, ओटीआर के 72 घंटे बाद, लगभग 2.5-3 दिन बाद जो है आपका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो अगर आप आयोग का पहला, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का पहली बार कोई फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो उसके लिए आपको ओटीआर करना पड़ेगा। और अगर आपने पहले कोई फॉर्म फिल किया होगा तो निश्चित तौर पर आपने जो है ओटीआर किया होगा, तो ओटीआर के थ्रू आपको ओटीआर नंबर मिला होगा। ओटीआर नंबर को आप जो है क्या कहते हैं ऑथेंटिफिकेट कीजिएगा वहां पर, और आपका फॉर्म फिल खुल जाएगा और अपना आप फिल कर दीजिएगा। अब आते हैं आपकी बात पर, जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। शिक्षा स्वास्थ्य अधिकारी दरअसल एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। बेहतर इन द सेंस की इसमें जो है, जो सबसे बड़ी बात है इसमें कि ये गेजेटेड पोस्ट है। गेजेटेड मतलब आप समझते होंगे, है ना, कि ये अपने आप में एक पावरफुल पोस्ट मानी जाती है। गेजेटेड में काफ़ी कुछ अधिकार आपको दिए जाते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में इसमें मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन हाँ इतना जानिए कि ये गेजेटेड पोस्ट है। जो लोग गेजेटेड पोस्ट के बारे में जानते होंगे समझ गए होंगे कि ये पोस्ट कैसी होगी। सबसे बड़ी बात है ग्रुप बी की पोस्ट है, ये एक सबसे बड़ी बात है, ठीक है। लेवल, अगर वेतनमान की बात करूँ तो पे लेवल इसका 7 है, और एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। पे लेवल 7 मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली 65-70 हज़ार से स्टार्टिंग इसकी होने वाली है। तो पे लेवल 7 इसका एक जो है, आप ये सोच लीजिए वेतनमान है अपने तरीके से। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कही आपसे, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। तो ये आप समझ रहे हैं कि ग्रुप बी में आप सीधे डायरेक्टली आप इसमें जो है रिक्रूट होंगे अपने आप में, ठीक है। ये एक बड़ा अच्छा मौका है आपके लिए कि आप इसमें जो है आगे जाएं, ठीक है। एक बात तो ये हुई।
एज लिमिट की मैं अगर बात कर दूं 21 से 40 अगर आपकी एज लिमिट है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप SC ST OBC से हैं या अन्य उसमें आते हैं कैटेगरी में जिसमें रिजर्वेशन आपको मिलता है, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, आपको जो भी आयोग का अपना रूल रेगुलेशन होता है उसके अनुसार आपको छूट मिलेगी। शायद 5 साल की शायद संभवतः छूट मिलती है। एक बार आप डिटेल्स नोटिफिकेशन देख लीजिएगा तो वहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के हैं तो 21 से 40 वर्ष, ध्यान दीजिएगा 21 वर्ष की उम्र आपकी पूरी हो जानी चाहिए। आयोग, ध्यान रखिएगा कि आयोग में जो चीजें होती है बड़ी स्पष्टतापूर्वक लिखी होती हैं। जैसे क्वालिफिकेशन की बात करूं तो डिग्री इसमें कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। अपैरिंग के जो छात्र हैं, जैसे अगर मैं आपसे योग्यता की बात करता हूं कि क्या क्या योग्यता मांगता है, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो इसमें शामिल किया गया कि इन विषयों के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि इसमें मास्टर डिग्री प्राइमरी क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई होगी तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि MSc और MA। MSc और MA किन में होना चाहिए? आयोग ने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं, सामाजिक विज्ञान के विषयों से जिन्होंने MA किया होगा, मास्टर ऑफ आर्ट किया होगा, वो अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो अब ये एक पेज बहुत फंस जाता है कि सर सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय आएंगे। हालांकि आप सभी लोग मोस्टली जानते होंगे, लेकिन सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय शामिल होंगे यह बात आयोग ने स्पष्ट कर दिया है अपने नोटिफिकेशन में। उसमें लिखा गया है कि जो लोग अभ्यर्थी सोशोलॉजी से हैं, एंथ्रोपोलॉजी से हैं, ठीक है, हिस्ट्री से हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं और एक या दो सब्जेक्ट इसमें और बच जाते हैं, अगर इन विषयों से अगर आपने मास्टर डिग्री यानी कि स्नातकोत्तर की उपाधि अगर आपने हासिल की होगी तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या है, एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये मन में वहम होना चाहिए आपको। जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट है उस दिन के पहले तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। दैट मीन्स कि आप अगर अपैरिंग में हैं, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर, जो भी जितने भी सेमेस्टर आपके होते होंगे, अगर कोई भी सेमेस्टर आपका बाकी है, भले ही आप लास्ट सेमेस्टर में क्यों ना होंगे, आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। अपैरिंग कभी भी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश नहीं मांगता है डिग्री, ठीक है, कि आप अपैरिंग में हैं। तो ये एक बड़ा जो है एक इसमें पेज है अपने आप पे कि भाई अपैरिंग वाले तो नहीं फिल कर पाएंगे। सोशल वर्क को लेकर के एक बड़ा जो है दिक्कत है इसमें कि सर सोशल वर्क वाले सर क्यों नहीं इसमें एलिजिबल हैं। तो हालांकि सोशल और सोशल वर्क लगभग इक्विवेलेंट सब्जेक्ट हैं, लेकिन सोशल वर्क को जो है नाम नहीं लिखा आयोग ने और ना ये स्पष्ट किया है कि इसकी इक्विवेलेंट डिग्री है ये। तो अगर नोटिफिकेशन में अगर सोशल वर्क नहीं है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो विषय लिखे गए हैं नोटिफिकेशन में उन्हीं विषयों में से अगर आपने मास्टर डिग्री यानी कि स्नातकोत्तर किया हुआ होगा तो आप उसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। बाकी 21 से 40 आपकी उम्र होनी चाहिए और जो है ये चीजें इसमें हैं। अच्छा, इसमें एक बात और विशेष तौर पर है परीक्षा प्रारूप को लेकर के कि पाठ्यक्रम क्या होगा इसका। तो एक बात मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर दूं कि इस जो नोटिफिकेशन जो अभी जारी हुआ है 22 तारीख को, इसमें कई सारी पोस्टें हैं, अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट की, आयुर्वेद की पोस्टें, कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर की है, कुछ और अलग विधि अधिकारी एक पोस्ट है अपने आप में। तो ये कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो आपके लिए बहुत अहम है, राइट। अब एक बात इसमें मैं अहम आपसे कह दूं कि जितने भी पद दिए गए हैं उनमें पदों की संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 2000 समथिंग पद निकले हैं, जिसमें से जो आपके स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी उसके 200 समथिंग पोस्टें हैं, 140 समथिंग आपकी पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी की और बाकी कैटेगरी में अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, चूंकि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये दरअसल क्या है, सीधी भर्ती का है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन है। और जब भी कोई सीधी भर्ती आयोग कराता है तो उसमें एक बात स्पष्ट होती है कि जो भी नंबर आप पोस्ट होती हैं उस नंबर आप पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आयोग क्या कराता है, अपना इंटरव्यू कराता है। यानी कि सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग टेस्ट का या प्री मेंस का ऐसा कोई प्रावधान फिलहाल नहीं होता है, लेकिन आयोग ने अभी 1-2 साल पहले स्पष्ट किया था कि अगर जितने पोस्ट हमने निकाली हैं उस पोस्ट के एवज में अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा आते हैं तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जा सकता है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का 75% मार्क्स और इंटरव्यू का 25% मार्क्स ऐड करके आपकी मेरिट बनेगी और आपका चयन किया जाएगा। जिन पोस्टों में स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा तो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपने फॉर्म फिल किया है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, मतलब रहेंगे। ऐसा इसलिए आयोग ने कहा है कि भाई देखो ऐसा है कि ये नहीं है कि माना कि कोई एक ए नाम की कोई पोस्ट निकली है जिसमें माना कि जैसे विधि अधिकारी है, अब विधि अधिकारी में माना कि एक पोस्ट निकली हुई है, अब एक पोस्ट में अगर बहुत फॉर्म आ गए, लाखों फॉर्म आ गए, ठीक है, समझिएगा एग्जांपल के लिए, तो अगर लाखों फॉर्म आ गए तो भैया क्या करेगा, क्योंकि पोस्ट एक ही आयोग के पास है तो क्या करेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट कराएगा और इंटरव्यू कराएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट का 75% मार्क्स और
आपका जो है इंटरव्यू का 25% मार्क्स। लेकिन अगर चूंकि एक पद है तो मुझे लगता है कि ज्यादा आवेदन नहीं आएंगे, तो ज्यादा आवेदन अगर नहीं आएंगे तो सिंपल सी बात है कि आयोग क्या करेगा, इंटरव्यू कराएगा, सिंपल सी बात है। और इंटरव्यू में अब इंटरव्यू में आपने माना कि ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का व्यक्ति है, दो नाम के व्यक्ति हैं, राम और श्याम मान लेते हैं, ठीक है। तो माना कि राम को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, श्याम को नहीं बुलाया गया। आप श्याम कहेगा भाई हमको तो क्यों नहीं बुलाया गया, तो इसलिए हो सकता है कि आयोग ने जो अपना क्राइटेरिया है इंटरव्यू बुलाने वाला उसको अलग रखा हो कि भाई इतने से इतने मिनट वाले अगर होंगे तो हम उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, अदरवाइज नहीं बुलाएंगे। लेकिन अगर मैं बात स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की करता हूं तो चूंकि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में कई डिग्रियां इन्होंने मान्य कर दी है और चूंकि 200 समथिंग पोस्टें भी हैं अपने आप में, तो ऐसे में निश्चित है कि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स होंगे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे तो सिंपल सी बात है आयोग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसको हम इंटरव्यू बुलाएं और किसको इंटरव्यू हम ना बुलाएं। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में हम स्क्रीन टेस्ट कराएंगे, तो वो फिर क्या करेगा, स्क्रीन टेस्ट करा देगा। लेकिन पेच यहां पर एक और फंस जाता है, आयोग ने यह स्पष्ट किया ही नहीं है कि जो स्क्रीन टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या होगा। तो अगर ये बात स्पष्ट नहीं तो एक ऊहापोहाली स्थिति हो सकती है कि सर सोशियोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा होंगे, सर हिस्ट्री ज्यादा होंगे, किसके ज्यादा होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि लगभग ये मान के चलिए कि जीएस का सिलेबस अपने आप में होगा, जो मुझे लगता है, जो मेरी अपनी एनालिसिस है। अब वो 150 प्रश्न होते हैं या 100 प्रश्न होते हैं यह भी तय नहीं है, या उन 150 या 100 प्रश्नों में से कितने कितने विषयों से कितने कितने मार्क्स के प्रश्न आएंगे ये भी तय नहीं है अपने आप में, ठीक है। तो ये अभी नहीं तय है। लेकिन हाँ, अगर आप आरू तैयारी कर रहे होंगे, पीसीएस तैयारी कर रहे होंगे या जीएस जो भी एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें जीएस आ रहा होगा, तो आप लगातार उसकी तैयारी करते रहिए। और जब आयोग अपनी तरफ से स्पष्ट कर दे गया कि हाँ भाई ये स्क्रीन टेस्ट इसमें होगा, इसका सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो अभी ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसमें पढ़िए और हाँ थोड़ा और मेहनत करना शुरू कर दीजिए, है ना, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। जब आप थोड़ा और मेहनत कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डजंट मैटर, फिर कोई इशू ही नहीं है, पर आराम से दिल खोल के आप तैयारी करते रहिए। तो ये एक बात मैंने स्पष्ट कर दी है आपके लिए कि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और एग्जाम डेट से लेकर के सिलेबस आदि ये सब अभी तक कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है आपकी तरफ से, तो अभी आप चुपचाप से जो है आराम से धैर्यता के साथ पढ़ाई करिए, ज्यादा लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस एक संकल्प आपके मन में जरूर होना चाहिए, हाँ इस बार स्वास्थ्य शिक्षा के अधिकारी जो पोस्ट आई हुई है उसमें मुझे सिलेक्शन लेना है। बाकी मुझसे अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी इशू अगर आप है, तो जैसा कि मैंने नंबर आपको बताया था कि 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी डेली 9 PM पर मैं लाइव आता हूँ इसी HRDIS पर, तो आप मुझसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है पीसीएस 2026 और आरओ 2026 के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आरओ की तैयारी करनी है पीसीएस वाले की और पीसीएस की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। एक बहुत बेहतर प्रोग्राम हमने डिजाइन किया हुआ है, हम लोग गूगल मीट के माध्यम से जुड़ते हैं और उस पर लगातार टास्क आदि के माध्यम से अपनी चीजों को पूरा करते हैं और बहुत सारी चीजें मैं आपको वहां पर बताता रहता हूं। तो अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना है HRDIS पर, तो आप हमें सेम इसी नंबर पर कॉल कर लीजिएगा जो भी हमने आपको बताया है, 8604409201, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग का प्यार, आप लोग का सौहार्द ऐसा हमेशा बना रहे। बाकी आप लोग जो है लगातार बने रहते हैं हमारे चैनल पर, लाइव सेशन में जरूर जुड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ा करिए, इससे एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। और एक बात मैं बहुत स्पष्टतापूर्वक कह दूं कि दरअसल 2026 आपका है, आपके कामयाबी का है। और ऐसे में 2026 के पहले अभी इसी 2-4-6 दिन में एक डायरी में आप अपनी कमियों को लिख लीजिए कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं 2025 में, ताकि 2026 में आप उन गलतियों को ना दोहराएं और अल्टीमेटली क्या करें, सफलता को अर्जित कर लें। क्योंकि मैं जानता हूं आप एक बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे होंगे, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, दोस्त हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, जो लगातार तैयारी करते रहते हैं एग्जाम के, लेकिन सिलेक्शन किसी कारण से नहीं आया है। कोई बेटी घर से लड़ाई करके आई है, शादी का प्रेशर किसी के ऊपर, किसी के ऊपर कोई प्रेशर है, मेल के ऊपर घर का खर्चा चलाने का प्रेशर है, जिम्मेदारियों का एक बड़ा बोझ है उनके ऊपर, सभी लोग बहुत परेशान हैं। तो इसलिए अपनी परेशानी का अगर समाधान आप चाहते हैं तो उसका तरीका एक ही है कि जी जान से सारी शक्ति को एक जगह केंद्रित करके लग जाइए तैयारी में। मैं आपसे ये दावा करता हूं, ये वादा करता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मेरा सहयोग आपके लिए हमेशा रहेगा। कहीं कोई दिक्कत होती नहीं, संकोच होकर के आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम का लिंक भी हमारा दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और वहीं पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है, आप चाहें तो वहां से नंबर ले सकते हैं, या अभी हमने आपको नंबर बोला ही है तो आप वहां से जुड़कर भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हाँ, एक चीज रह गई आपकी कि सर सुविधाएं आदि इसमें क्या मिलेंगी।
सुविधाओं की बात करें तो सिंपल सी बात है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, चूंकि ग्रुप बी की पोस्ट है तो आपको आवास मिल सकता है ना, और गाड़ी भी मिल सकती है अपने आप, हालांकि अभी तय नहीं किया गया, लेकिन हाँ सिंपल सी बात है, अगर गाड़ी नहीं भी मिलेगी तो अगर आपको बाहर कहीं भेजा जाएगा तो उसके लिए आपको पैसा और गाड़ी आदि मिलेगी, क्योंकि संभवतः आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में जो सीएमओ की गाड़ी रहती है, इसके अलावा एक दो गाड़ियाँ और रहती हैं, तो निश्चित तौर पर आपको मौका दिया जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको चीज़ें बेनिफिशियल करेंगी, और मुझे लगता है कि आप इसके लिए प्रयास करेंगे। मुझसे जो कुछ भी हेल्प हो पाएगा मैं बिल्कुल करूंगा। मेरा सहयोग, मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।